हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल एडिशन ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स। आज मेरे साथ प्रवीण कुमार। प्रवीण 2020-21 टोक्यो पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इन द हाई जंप, वन ऑफ आवर मोस्ट सेलिब्रेटेड एथलीट्स। प्रवीण, मुझे ये बताइए, टोक्यो पैरालंपिक्स अगर मैं देखूं, आपका इवेंट ही देख लूं, बाकी परफॉर्मेंस, रियो में हम लोगों ने 4 मेडल जीता था, उसके बाद टोक्यो में 19, ये कितना इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडियन पैरालंपिक स्पोर्ट? सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मतलब मुझे पीछे का उतना नहीं पता था कि मेडल्स कितने थे। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था 2018 में। 18 में स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे देवेंद्र झाझरिया सर, उनसे मिलने लगा। उनसे मिला तो मेरे को मतलब पैरा एथलीट्स के बारे में पता चला 2019 में सही से, जो पिछले ओलंपिक मेडलिस्ट थे। तो अ, अभी जैसे पिछले टाइम 16 में 4 या 5 मेडल्स आए थे, तो अभी 19 मेडल्स आए हैं। और उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो मैं गवर्नमेंट का बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि पहले से जो मोदी सर हैं, मोदी जी, उन्होंने उन्होंने मतलब मोटिवेशन किया, इवेंट से पहले भी, इवेंट के बाद भी। तो ये भी इफेक्ट डाला, ये भी इफेक्ट है कि उनकी वजह से मेडल्स आने में हमें मतलब मोटिवेशन इतना हो गया कि हम इतने इंस्पायर्ड थे मेडल्स के लिए कि इवेंट में कि हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि अपना बस सीधा एक ही गोल था कि अपने को बस मेडल जीतना है। ये तो ये ये बताइए आप, 4 मेडल से 19 मेडल, ये कम नहीं होता है? आई मीन, 4 टाइम्स जंप, 2016 में 4 मेडल, 2020 में 19 मेडल, ये जी बहुत जी बड़ा जंप होता है, एक रेवोल्यूशन जैसे है जी जी ये। जी। कितना कितना इंपॉर्टेंट था भारतीय स्पोर्ट के लिए? सर इसमें मतलब हर एक जो कोचिस थे सबकी प्लानिंग्स थी। कोचिस थे सबकी प्लानिंग्स थी कि अपने बच्चे को कैसे आगे के लिए मेडल जिताना है। तो उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनका माइंड था, उनकी प्लानिंग, जो इवेंट, जो ट्रेनिंग ट्रैक पे करा रहे थे, तो वो पूरा टारगेट बना के चल रहे थे सारे कोचेस कि हमें इतने टाइम पे अपना इतना परफॉर्मेंस देना है। वो पूरा मेडल्स के मतलब जो वर्ल्ड परफॉर्मेंस है उस हिसाब से चल रहे थे। अच्छा। जैसे कि मेरे कोच हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं। वो हम मतलब टारगेट के हिसाब से उन्होंने मेरे को टारगेट दे रखा था कि अपने को 2 मंथ्स में इतना करना है, 3 मंथ्स में इतना करना है, 4 मंथ्स में इतना करना है। उस हिसाब से ये मेडल्स अचीव हो पाए। तो आपका इवेंट क्या, अगर मैं मान लूं, आप बोल रहे हो 2016-17 से आप पहले पैरा स्पोर्ट में आए, उसके बाद देवेंद्र भाई से बात करने के बाद हाई जंप आपने क्यों चुना, और आपके जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं स्कूल में जंप करता था नॉर्मल बच्चों के साथ। तो मैं नॉर्मल एथलीट्स के साथ ही पार्टिसिपेट करता था। तो एक बार स्कूल में स्कूल गेम्स हो रहे थे, स्पोर्ट डे पे स्कूल गेम्स हो रहे थे, तो वहाँ पे हाई जंप हो रहा था। तो मेरे को मेरे भाई ने और मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तू हाई जंप कर ले, क्योंकि मेरी जंप अच्छी थी, क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें जो फिजिकल टीचर थे, उन्होंने मेरे को रोका था कि क्योंकि मैं डिसेबल था और मेरे को नॉर्मल पर्सन के साथ पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने बोला था कि इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है गेम्स में खेलने में, कि क्योंकि आप एबल बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि आपको कुछ पैर में प्रॉब्लम होगी बाद में, खेलने के बाद, खेलते टाइम या। तो मैंने फिर पेरेंट्स से बात कराई, फिर उन्होंने प्रिंसिपल मैम को कॉल किया, फिर प्रिंसिपल मैम ने मैनेजर सर को बोला, मैनेजर सर ने बोला फिजिकल टीचर को बोला, तब मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। तो उसके बाद जब मैं वहां पे पहुंचा तो कुछ बच्चे जानते थे कि इसकी जंप अच्छी है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि सर इसको क्यों खेलने दे रहे हो, ये तो डिसेबल है, ये नॉर्मल बच्चों के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो फिर जो टीचर था उन्होंने बोला कि तुम इससे क्यों डर रहे हो, ये तो डिसेबल है ना, तो तुम्हारी जंप अच्छी होनी चाहिए इससे, तो ये कहाँ आपसे कम 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 ही करेगा। तो वो मतलब कुछ बच्चे डरे हुए थे, कुछ जानते नहीं थे। तो उसके बाद मैंने जंप की तो मैंने 165 लगाया, 165 जो पहला कंपटीशन था मेरा उसमें। तो उसमें मेरा नॉर्मल बच्चों के साथ गोल्ड था, फर्स्ट आया था उसमें। तो उसके बाद मैं जो फिजिकल टीचर था उसके नज़रों में आ गया था, फिर उसने उन्होंने मुझे स्टेट, सीबीएसई स्टेट होता है, सीबीएसई स्टेट, तो एक उसमें एक खिलाया। एक एक मिनट, जब आपने नॉर्मल बच्चों के साथ खेलते हुए 1.65 लगा के जीत लिया,
थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने एबल बॉडीड बच्चों को हरा के चैंपियन हुआ, आपने गोल्ड जीता, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट था एज अ ब्रेक थ्रू। अ, उस टाइम पे सर मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब बस माइंड में ये था कि मेरे को खेलना है। और कुछ फीलिंग्स हर्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे समझ में आ रहा था कि डिसेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि मुझे खेलने से रोका गया था उस टाइम पे। कि जैसे सर ने मेरे को बोला था, फिजिकल टीचर ने, कि आपको डिसेबिलिटी है तो आप खेल नहीं सकते हो। कि मतलब जैसे डिसेबल पर्सन को आप किसी नॉर्मल पर्सन की चीज को या फिर उसके साथ खेलने में या उसको रोका जाए तो उसको समझ में आता है कि डिसेबिलिटी क्या है। उसको जैसे होता ना कि मतलब बात बात पे किसी चीज से रोकना, तो वो डिसेबल पर्सन सोचने लगता है कि मेरे को ही क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि मैं ही डिसेबल था और सारे एबल थे तो वो सारे खेल रहे थे, तो मेरे को ही क्यों रोका जा रहा था। मतलब वो फीलिंग हर्ट कर रही थी मेरे को। तो मेरे को बस इतना था कि मेरे को बस खेलना है और कुछ नहीं, बस मेरा ये मोटिव था। जैसे मैंने गोल्ड जीत लिया, उसके बाद सर ने मेरे को बोला कि सीबीएसई नेशनल नेशनल होता है, स्टेट होता है। तो मेरे को पैरा के बारे में कुछ नहीं पता था। ये 2016 या 15 की बात है जब मैं खेला था। तो पैरा के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था, नॉलेज ही नहीं थी। तो मैं नॉर्मल बच्चों के साथ ही खेलना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया धीरे धीरे। फिर मैंने स्टेट में गया, स्टेट में मैंने सिल्वर जीता। फिर मैं दोबारा स्टेट गया, फिर मैंने वहाँ पे गोल्ड जीता। फिर सीबीएसई नेशनल गया नॉर्मल बच्चों में, फिर वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता। फिर खेलो इंडिया हुआ था फर्स्ट टाइम, जो 2017-18 में हुआ था, 17 में हुआ था। तो उसमें मेरा नॉर्मल बच्चों में सिलेक्शन हो गया था खेलो इंडिया में। तो वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे मेरा 6th प्लेस था। हाँ सर, फिर उसके बाद पैरा स्पोर्ट्स में आया। जो अशोक सैनी सर थे, तो 2018 में मेरे को यहाँ पे ग्रेटर नोएडा मिले थे, यहीं पे नोएडा में। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था। तो उनसे मेरी वहाँ पे बात हुई, तो उन्होंने मेरे को बताया पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। फिर डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जो मेरे कोच हैं, उनके बारे में बताया कि ये खिलाते हैं, मतलब उनके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होता है। उन्होंने मेरे को वीडियोज वगैरह दिखाई। तो फिर मैंने धीरे धीरे नेट पे गूगल पे सर्च मारना स्टार्ट किया कि पैरा स्पोर्ट्स एक्चुअल में क्या होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि गूगल में मेरे को बहुत सारी चीजें जानने को मिली, हाई जंप में कैटेगरीज होती हैं, ये होता है। फिर मेरे को कुछ डाउट्स भी थे, लेकिन फिर मेरी बात सत्यपाल सर से हुई, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया कि तू एक काम कर, मेरे पास आ जा यहाँ पे जीएलएन में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, मतलब लाइक अ ट्रायल। तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने मेरे को पूरा सही से ऑब्जर्व किया कि कौन सी क्लास में आएगा, कौन सी क्लासिफिकेशन होगी। और फिर जंप को भी मैं मेजर किया कि पावर कितनी है लैग में। उस हिसाब से फिर मेरे को मैंने यहाँ पे 180 और 185 किया था ट्रायल में सर के सामने। तो सर ने फिर वहाँ पे जंप रुकवा दी थी, बोला था कि एक काम करना कि अभी एशियन गेम की टीम जा रही, जब उस टाइम पे 2018 में एशियन गेम्स की टीम जा रही थी पैरा की। तो उन्होंने बोला कि अभी एशियन गेम्स की टीम जा रही है, उसके बाद मैं आऊँगा, तो तू फिर आ जाना, फिर हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं 17 अक्टूबर को आया था, 17 अक्टूबर को आया था, और 26 अगस्त को मैंने ट्रायल दिया था 2018 में। तो 17 अगस्त को आ गया था, उस अक्टूबर को आ गया था। उसके बाद सर ने ही मेरा सब कुछ संभाला। उसके बाद क्लासिफिकेशन वगैरह, मुझे सब मेरे डाउट्स थे वो क्लियर किए। फिर ट्रेनिंग में प्लानिंग वगैरह की हमने। फिर पहला कंपटीशन अपना स्विट्जरलैंड था, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें हम अपने को क्लासिफिकेशन चाहिए थी। तो उसमें मैं T42 में गया था। तो T42 में जाने के बाद मेरी वहाँ पे क्लास चेंज हो गई थी। वो मेरे को T44 दे दी थी, क्योंकि 2018 एशियन गेम्स के बाद कुछ रूल बुक में चेंजेस हुए थे। तो उसके बाद जब मेरी क्लास चेंज हो गई, तो मेरे को मतलब जो मेरी फीलिंग्स थी, लाइक मेरे जो सपने जुड़े हुए थे, वो T42 कैटेगरी से जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरे को सर ने बोला था कि T42 है और इसका रिकॉर्ड ये है। तो मेरे टारगेट फिक्स थे। लेकिन T44 के टारगेट्स कुछ अलग है, उनका उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है, और जो T42 है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 1.96 मीटर है। तो बहुत फर्क है। इतना बड़ा गैप था। तो मेरे मतलब सारे सपने टूट गए थे, मतलब क्या करना है क्या नहीं। मेरी उस टाइम पर जंप थी 1.85 90, लास्ट जंप थी मेरी। तो मैं डर रहा था, मैंने कि यार इतना कैसे होगा, कि मतलब हार्ड हार्ड था। T44 कैटेगरी हार्ड है हाई जंप की। तो मेरे को थोड़ा मतलब अंदर से सब कुछ टूट गया था। तो उस टाइम पे सर को पता चला कि मतलब मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो सर को सब पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मेरे को उस टाइम पे नींद भी नहीं आई थी। मेरे को शाम को क्लासिफिकेशन हुई थी, रात भर मेरे को नींद नहीं आई थी। माइंड में कैलकुलेशन चल रही थी। तो सर ने फिर मतलब मेरे को सुबह 5 बजे कॉल किया। उस टाइम पे मैं सोया नहीं था।
मेरी आंखें मतलब थोड़ा ऐसा काली काली सी हो गई थी, सोने की वजह से मैं सोया ही नहीं था, तो रेड हो रही थी आंखें भी। तो सर ने मेरे को बोला था कि तू एक काम कर, वार्म अप करने चलेगा सुबह 5 बजे। तो फिर मैं उनके साथ 5 बजे वार्म अप करने के लिए चला गया था, पर हमने वार्म अप वगैरह कुछ नहीं किया था, तो सर के साथ बस वॉकिंग की थी। तो मैं और सर ही थे सुबह 5 बजे, और कोई नहीं था। तो सर ने मुझे एक बात बोली थी कि कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि तेरी जो उम्मीदें थी वो थोड़ी डगमगा गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीज जो आसानी से मिले उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी इज्जत भी नहीं होती है। लेकिन कुछ चीजें जो मतलब हार्ड वर्क करके, थोड़ी मेहनत करके, जी जान लगा के, खून पसीना बहा के मिलती है ना, वो चीजें कभी नहीं कहीं नहीं जाती। तो मतलब वो चीजें मेरे को, मतलब सर ने बोला कि तू अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता तो मेरे लिए और अपनी फैमिली के लिए कर ले, मेरे को अपना 1 साल दे दे, उसके बाद अगर तू 1 साल में कुछ नहीं कर पाता है तो जो तेरा मन करे वो करना। मैंने सोचा कि ठीक है सर, मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरा माइंड उस टाइम पे सेट भी नहीं था। फिर मैं 2-3 महीने के लिए घर चला गया। तो वहाँ पे मैं थोड़ा परेशान रहा 2-3 महीने। पेरेंट्स बोलते थे कि क्यों नहीं जा रहा दिल्ली, प्रैक्टिस कर जाके। एक बार पर मेरा माइंड सेट नहीं था, मैं डिस्टर्ब था बहुत ज्यादा। सर मेरे को रोज डेली कॉल करते थे कि आजा, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, कंपटीशन है अपना नेक्स्ट। तो फिर मैं 1-2 महीने बाद फिर मैं आ गया सर के पास वापस, क्योंकि मेरे पास कुछ पाने के लिए था नहीं और खोने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा अब सर के साथ ही छोड़ देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट कंपटीशन था वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में, 2019 में थी दुबई। तो मैं जब वहाँ पे अपना, उससे पहले तो हमें 3 महीने थे अपने पास, 3 मंथ्स थे। 3 मंथ्स हमने, मतलब सर ने जो ट्रेनिंग थी बहुत हार्ड, मतलब हार्ड ट्रेनिंग कराई। उसमें इंजरीज भी हुई, कुछ मांस भी फटा पैर का, और प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन उसमें जब वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें मेरा 4th हो गया। 1.92 मीटर लगाया मैंने, और मेरा ओलंपिक कोटा भी मिल गया मुझे। ओलंपिक कोटा भी मैंने उसमें ले लिया 2019 में। तो उसके बाद मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था कि हाँ अब तो कुछ हो सकता है, मतलब उम्मीद दिखाई दी उस टाइम पे, मुझे होप दिखाई दिया। उसके बाद मैंने फिर दुबई में एक और ग्रैंड प्रिक्स खेली, 2021 में, 20 या 21 में खेली थी। तो उसमें मैंने 2.05 मीटर किया, 2.05 मीटर किया, तो उसमें मेरा एशियन रिकॉर्ड हो गया था। तो और ओलंपिक भी था अपना, तो अपना उसके बाद अपने को 6 मंथ्स मिले। 2021 के बाद जनवरी में किया था, जनवरी फरवरी में, उसके बाद 6 मंथ मिले अपने को। और उसके बाद 6 मंथ में अपना बस यही टारगेट था कि अपने को मेडल लेके आना है। तो अपने मतलब सारे चीजें मतलब ठीक हो गई उसके बाद। ब्रिलियंट। लास्ट क्वेश्चन प्रवीण, आपने टोक्यो में सिल्वर लिया। ऑब्वियसली आपने ये जो आपका जो स्टोरी है, ये मेंटल हेल्थ का स्टोरी है, उम्मीद का स्टोरी है, ऑप्टिमिज्म का स्टोरी। आगे क्या? पैरा एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, दोबारा नेक्स्ट ईयर पेरिस ओलंपिक्स, आगे क्या? आगे सर, अभी अभी एशियन गेम आ रहा है 22 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ। तो मैं चाहूंगा कि मेरा पर्सनल बेस्ट हो, ट्रेनिंग हमारी सही चल रही है जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है, टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं धीरे धीरे। और अपने पास अभी 1 मंथ है, तो 1 मंथ में हम अपने आप को ओलंपिक से पहले वाला फिट, उससे भी अच्छा फिट करना चाहेंगे। उससे भी अच्छा फिट होके अच्छी जंप यहीं पे लगा के जाएंगे ट्रेनिंग में ही। उसके बाद सोच रहा हूँ कि अपना एशियन रिकॉर्ड दोबारा से ब्रेक हो जाए। फैंटास्टिक। आप दोबारा जाओ, पैरालंपिक्स में भी देश का नाम रोशन करो। प्रवीण, आपके साथ दोबारा जुड़ जाएंगे एशियन गेम्स के बाद, आप वो रिकॉर्ड तोड़ने के बाद। आई एम श्योर जी आप वो जी। रिकॉर्ड तोड़ोगे और तिरंगा को दोबारा लहराओगे। वेरी वेरी जी वेल सर। डन। आपका ग्रेट स्टोरी, आई मीन इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बट हम दोबारा जुड़ेंगे, बिकॉज आपका स्टोरी समाप्त नहीं हुआ है, ये स्टोरी चालू हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।